अपने सिपाहियों के जज्बात की भी बेहद कदर है। वर्ल्ड बैंक के अंदर पाकिस्तान के बारे में बहुत मुस्बत पैगाम दे रहा था। फौज के तर्जुमान ने कहा है कि मईशत इतनी अच्छी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्टैकम पाकिस्तान है। कहीं ने ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अनस्टेबल है या गिर गई है या काम नहीं हो रहा। हम सब ने बहुत काम किया है। तो अगर हम सब अपना अपना चप्पू चलाएं और इस कश्ती को साहिल तक ले जाएं तो ये हमारी कामयाबी है। और ये तभी मुमकिन है जब हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के, आवाज से आवाज मिला के चलें। आपको बदनाम करने लगे हुए हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। खड़ा होगा आपकी पाकिस्तानी फौज के साथ। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा कि डीजी ISPR की जानिब से वजाहत आने के बाद मामला खत्म हो गया है। उन्होंने एक बड़ी अहम बात भी की। उन्होंने कहा कि कश्ती का एक सवार अपना चप्पू छोड़कर दूसरे का चप्पू चलाएगा तो मामला खराबी की तरफ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त मुल्की इदारों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है, यानी हम आहंगी है नहीं, हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। और इसके अलावा दूसरी जानिब डीजी ISPR की जानिब से ही टेक्नोक्रेट्स हुकूमत से मुताल्लिक अब वजाहत आने के बावजूद अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने एक आम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स CVs हाथों में लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके अलावा वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी भी गुज़श्ता हफ्ते टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का जिक्र कर चुके हैं। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे इमरान खान की, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए न सिर्फ अपने सियासी हरीफों को हदफ तनकीद बनाया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो सड़कों पर दोबारा आ सकते हैं। उन्होंने इशारा दिया सड़कों पर आने का और ये भी और हुकूमत को खबरदार किया कि नून लीग जो है वो अदलिया और फौज को हदफ तनकीद बनाने से बाज रहे। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेहमानों का तारुफ कराएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चले। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कैड हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमारे साथ शो में मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। एहसन इकबाल साहब ने डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि कश्ती का कोई एक मुसाफिर जब अपना चप्पू छोड़कर दूसरे का चप्पू चलाएगा तो मामला खराब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की जरूरत है, यानी हम आहंगी है नहीं है और चप्पू भी कोई और चला रहा है, इसका मतलब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि आप वज़ीर दाखिला के बयान को अगर आप किसी भी अपनी मर्ज़ी से उसकी तशरीह करना चाहें तो जो मर्ज़ी आप उसकी तशरीह निकाल लें, लेकिन जो बिल्कुल सीधी सादी बात उन्होंने की है वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, हर इदारे का किरदार पाकिस्तान के आइन में बड़े वाज़ेह तौर पे दर्ज है। और यकीनन मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया का कोई मुल्क हो, जो एक दस्तूर और एक निज़ाम के तहत चल रहा होता है, उसमें इदारे अगर उस दस्तूर और उस निज़ाम में जो तरीक़ाकार उनका दिया गया है, जो उनकी हुदूद और क़ुयूद दी गई हैं, जो उनको इख्तियारात दिए गए हैं, जो उनको काम ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, अगर वो अपने उस आइनी दायरा-ए-कार के अंदर काम करेंगे तो वो मुल्क तरक्की करेगा, वो मुआशरा आगे बढ़ेगा, वो कौम तरक्की करेगी। और अगर इदारे अपने उन इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे और या दूसरों के इख्तियारात को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है उस मुल्क का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं होगा, वो तरक्की नहीं करेगा और उसमें कन्फ्यूजन होगी। तो ये बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसी राय किसी के ऊपर कोई ये नहीं है कि किसी इदारे के ख़िलाफ़ ये बात है। ये तो उन्होंने एक जनरल एक बात की है कि हर इदारे को आइन में अपने किरदार के मुताबिक अपना फ़र्ज़ निभाना है और इसी तरह हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो क्या आपके बकौल इदारे तमाम जो है अपनी अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम कर रहे हैं? यकीनन कर रहे हैं जी, ये इदारे बिल्कुल अपनी हदूद के अंदर काम कर रहे हैं। और तो बहुत सारा काम GT रोड पे कुछ और कह रहे थे, हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है और बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। इंशाल्लाह इलेक्शन 2018 तक हमारे जो मंसूबे मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुए उनकी तकमील, ये हमारा टारगेट है और हम बिल्कुल नाकिसीद में अपने जो अहदाफ हैं उनके मुताबिक काम कर रहे हैं।
लेकिन चौधरी साहब, आपके पार्टी सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पर कुछ और कहते रहे। वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते रहे। वो कहते रहे कि दीगर इदारे जो हैं वो अपनी आईनी हदूद में रहकर काम नहीं कर रहे। वो तो कुछ और बात कर रहे थे, आप कुछ और बात कर रहे हैं। नहीं, वो बात और नहीं कर रहे थे। वो बात ये कर रहे थे कि मेरे ख़िलाफ़ जो एक बाकायदा मुकदमा चलाया गया जिसकी 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उसके बाद CIT ने उसको देखा और 2 महीने तक मुसलसल वो उसमें तहकीकात होती रहीं। मियां नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे पेश हुए अपनी जब उन्हें तलब किया गया। तो इस सारे हंगामे के बाद जब मियां नवाज शरीफ को बरतरफ़ किया गया तो वो एक बिल्कुल नए इल्ज़ाम के ऊपर किया गया, अकामे के ऊपर किया गया और ये कहा गया कि आपने जो तनख्वाह नहीं ली वो भी आपका असासा बनती है। तो उस पर ज़ाहिर है उस फैसले के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब किसी भी इदारे का कोई काम जिस तरह आप बात करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बात करनी, उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना, ये उस इदारे के ख़िलाफ़ बात करना नहीं है। अब हमारे ख़िलाफ़ लोग जो है वो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो मद्द मुकाबिल सियासी जमातें हैं कि जी हमको सुप्रीम कोर्ट के इदारे के ख़िलाफ़, और भाई अगर हाई कोर्ट से किसी मुकदमे में मैं हार जाता हूँ और उस मुकदमे के ख़िलाफ़ मैं चला जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो उस मुकदमे में मैं जीत भी जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर देती है, तो इसका ये मतलब है कि ये तौहीन अदालत हो गई है। भाई ये चीज़ें आपको इख्तियार है कि आप उस फैसले के खिलाफ बात करें। मियां नवाज शरीफ ने ये बात की है कि कौम ने उस फैसले को तस्लीम नहीं किया। फैसला पहले हो चुका था, बाद में चले ठीक है। मैं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ जाता हूँ, फिर दोबारा इस तरफ आते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आज फिर खान साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने सड़कों पर आने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग जिस तरह से एहतसाब के अमल में रुकावटें डाल रही है तो ये बड़ा गलत है। तहरीक इंसाफ जो है अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो सड़कों पर आएगी, इस्लामाबाद को भर देगी लोगों से। और साथ साथ ये भी कहा खान साहब ने कि नून लीग जिस तरह से फौज को बदनाम कर रही है अपनी करप्शन छुपाने के लिए, तो खान साहब ने यह कहा कि ऐसा अगर रहा तो सड़कों पर आना ही एक वाहिद हल होगा। तो क्यों तहरीक इंसाफ के नज़दीक सड़कों पर आना हर मसले का हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया समर साहब। देखें, ये जिस तरीके से हमारे इंटीरियर मिनिस्टर और हमारी हुकूमत का इस वक्त एक बयानबाजी का एक सिलसिला चल रहा है, स्टेट विद इन द स्टेट की उन्होंने बात की, फिर बड़ा ही अफसोसनाक मैं कहूँगा कि आपने मजबूर किया कि पॉलिटिकल इश्यूज पे आके आप DGISPR बात करें। और उन्होंने कहा फायर फाइटिंग की उन्होंने, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी फौज है, वो डेमोक्रेसी में ही पाकिस्तान के फ्यूचर देखती है। लेकिन एक बात जो बड़ा ही मैं समझता हूँ अफसोसनाक है वो ये है कि उनको ये तक कहना पड़ा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं उनके बयान से उन्होंने कहा कि मुझे एज अ फौजी और एज अ पाकिस्तानी मुझे मायूसी हुई है। तो ऐसी हालत में आप अपनी फौज को इस तरह एक तरह से आप उन पर बयानबाजी कर रहे हैं या आप उनको एक टाइट स्पॉट में ला रहे हैं कि जब एक तरफ वो दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक कैप्टन साहब की तस्वीर देख रहा था जो उनके बच्ची और वाइफ के साथ है, जो शहीद हो गए। ये जो परसों ये कल जो ऑपरेशन हुआ है जो रिलीज कराए हैं ऑनर्स, तो ऐसी हालत में जब वो अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर तो एक ऐसी पोस्ट है जो कि एक तरह से लिंच पिन है आपकी फोर्सेस के बीच में और आपकी गवर्नमेंट के बीच में। आप लाख इख्तिलाफ करें चौधरी साहब अली खान साहब से, लेकिन उनने अब हमें उनकी वो खामोशी अच्छी लगती है। वो लोग कहते थे ना खामोश रहते हैं, बात ही नहीं करते। अगर इस तरह से बात करनी है तो उससे तो खामोशी बेहतर है कि आपने अगर इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए जब नेशनल एक्शन प्लान को आपको आगे लेके जाना चाहिए, आप जब भी आपको मौका मिलता है आप ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट पे। देखें, ये बड़ा अपने आप को वो पेपर टाइगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस पे। डेमोक्रेसी के आप बड़ा चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का चैंपियन आप कब बनेंगे? साहब, इन सारे मसलों का हल सड़कों पर आना ही क्यों है? मैं अपनी बात पूरी करूं। आपकी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी हिफाजत ही तब होती है जब आप अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को मजबूत करें। लेकिन आपने 3 दिन पहले देखा जिस तरह हुकूमती अरकान और उनकी हिमायत से उन्हीं के वकला ने जिस तरह से हला बोला एक अदालत पे, और फिर जहां एक बिल्कुल जो आपको पुलिस ऑफिसर नजर आए जिनके साथ जो बदतमीजी की गई,
वो बिल्कुल उनके शायद निशान नहीं थी, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट के शायद निशान नहीं है कि उन्हीं के वकला आके उन्हीं की माँ पे ऐसा करें। तो ऐसी हालत में आपको एक प्रेशर तो बिल्ड करना है। तरीके इंसाफ के पास तो मरकज में कोई हुकूमत नहीं है, हमारे पास तो अवामी प्रेशर है और एक अवामी जमात के पास, सियासतदान के पास इसके अलावा और कोई टैक्टिक्स नहीं होते। तो हम अवाम को इसीलिए निकालेंगे कि इनको ये एहसास दिलाएं कि खुदा का वास्ता है, ये फौज भी आपकी है, ये सुप्रीम कोर्ट भी आपकी है। आप कहते हैं बिल्कुल, मैं डॉक्टर तारिक चौधरी साहब ने बात की, उन्होंने फरमाया कि अदालत के फैसले पे क्रिटिसिज्म करना हक होता है, लेकिन अदालत के फैसले पे, अदालत पे और जजों पे क्रिटिसिज्म आप नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये कहना कि पहले से लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब है? ये कहना कि साजिश है, तो साजिश कौन कर रहा है ये भी बता दें, साजिश कौन कर रहा है। तो इस तरह से कौम को आप छोड़े, आप हुकूमत हैं, आप अपोजिशन नहीं है। ठीक है, यही बात मैं रखता हूँ शाह लतीफ साहब। शाह लतीफ साहब, डीजी ISPR की वजाहत आ गई। एहसन इकबाल साहब का ये कहना है कि डीजी ISPR की वजाहत आ गई है, मामला खत्म हो गया है, लेकिन सिविल अस्करी इदारों के दरमियान जो एक हम तनाव की कैफियत हमने देखी गुज़िश्ता दिनों में, क्या वजाहतों से ये तनाव खत्म हो गया है या फिर अभी काफी कुछ आना बाकी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन सी वजाहत दी डीजी ISPR ने? कोई वजाहत नहीं। उन्होंने तो जो अपना बयान था उसको सामने स्क्रीन पे दिखा दिया और जो आर्मी चीफ का बयान था उसको भी रिपीट कर दिया। वो तो बयान ही वही बयान है जो पहले दिया था, वही उन्होंने कल पब्लिक के सामने भी दिखा दिया कि ये बयान है जो आर्मी चीफ ने दिया था, ये बात थी जो मैंने इंटरव्यू में की थी। तो इसमें कौन सी ऐसी शक्को शुबे की गुंजाइश थी जिसमें हमारे जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने फरमा दिया, पहले एक उजलत में बयान दे दिया और अब उसमें से निकलने के लिए उन्होंने ये बहाना लगा दिया कि चूंकि वजाहत आ गई लिहाजा मैं आप पीछे हट रहा हूं। कोई वजाहत नहीं आई। उन्होंने इस उजलत में बयान क्यों दिया, पहले तो इसका जवाब दें। वो एक वजीर हैं, कोई एक आम इंसान नहीं है, वजीर दाखिला हैं और फौज के बारे में इस तरह की आर्मी चीफ के बारे में पहले उन्होंने बात कर दी, फिर डीजी ISPR के बारे में बात कर दी। कौन सी बात थी जो जहां ये पहले शुरू में कहा गया कि जी हर इदारे को अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। ये पूरे बयानात आप निकलवा लें जो उन्होंने दिखा भी दिए। कौन सी बात थी जो उन्होंने इख्तियार से हटकर की? पहली बात तो ये कि ये आर्मी चीफ या आर्मी ने तो ये सेमिनार अरेंज नहीं किया था, वो तो एक की नोट स्पीकर के तौर पर वहां उन्हें मदऊ किया गया था, मेहमान थे और सब्जेक्ट जो था वो इंटर रिलेशन था बिटवीन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी। तो उसके ऊपर उन्होंने अपना अगर नजरिया बता दिया और हकीकत है, ये हकायक हैं। रूस एक सुपर पावर था, टूट गया इकोनॉमी कमजोर होने की वजह से। लिहाजा इसको मद्देनजर रखते हुए अगर उन्होंने ये कहा कि हमारी इकोनॉमी बुरी नहीं है मगर इतनी अच्छी भी नहीं है, मकसद ये था कि इसको बेहतर करो। ये तो पूरी दुनिया कह रही जो आपकी इकोनॉमी का हाल है। क्या वर्ल्ड बैंक और IMF आपको वार्निंग नहीं दे रहे? आपके डेफिसिट की बात नहीं कर रहे? आपको बता नहीं रहे कि आपको इस पे हुकूमत का मौकिफ यह है, हुकूमत का एतराज यह है कि ये बातें आप कर सकते थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में आके पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में हो चुकी और उन्होंने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की। आज अगर वजीर दाखिला फरमा रहे हैं कि मैं मुतमईन हो गया हूं, तो बताइए कौन सी बात है जो उन्होंने उससे मुख्तलिफ कही जो पहले की थी? ये कौन सी वजाहत है जो उन्होंने कर दी? कोई वजाहत नहीं है, ये वही बयान है। तो खामखा में इतनी उजलत में बात कर देना और फिर उससे विड्रॉ कर जाना, ये कोई एक वजीर के, मैं समझता हूं कि उसके स्टेटस के मुकाबिल नहीं है। और इसी तरह जो कोर्ट में उन्होंने उस दिन आते ही कह दिया स्टेट विद इन अ स्टेट, भाई आप पता तो कर लेते कि क्या हुआ है। और फिर उसके उनके ना जाने से जो परसों फिर अदालत पर हमला हुआ है, फिर से आप देख लीजिए। अब आपको ये करना पड़ेगा, आपको लाने पड़ेंगे। उसके बगैर जो पुलिस ने उस दिन क्या वो रोक सकी इस हल्ले गुल्ले को जो हंगामा क्रिएट कर दिया? अदालतों में पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है ना PMLN का, उसको भी मद्देनजर रखें। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो चुका है, तो आज इस मुकदमे की कार्रवाई को रोकने के लिए वजीर दाखिला जो है बजाय इसके कि इस पर ध्यान दें, वो आर्मी चीफ के बयान पर ध्यान देते हुए उनका तो वो एरिया ही नहीं है कि अगर बयान देना था तो वजीर खजाना की वो है डोमेन है। तो इसलिए जब हम ये कहें कि अपने इख्तियारात में, तो फिर ये भी देखें कौन सी किसकी डोमेन है। वजीर रेलवे को बयान देना है, वजीर दाखिला को बयान देना है या वजीर खजाना को बयान देना है, ये भी तो तय कर लें। चले, ये तो अब हुकूमत का मामला है और यही जवाब तारिक फजल चौधरी साहब से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तारिक फजल चौधरी साहब, नून लीग का इस वक्त हम बात की जाए तो मसला सिर्फ इस वक्त सिविल अस्करी इदारों के दरमियान तनाव की कैफियत का नहीं, बल्कि नून लीग के अंदर मुख्तलिफ सोचों का है, मुख्तलिफ माइंडसेट्स का है, मुख्तलिफ कैंप्स का है। एक तरफ हम देख रहे हैं नून लीग की तरफ से तुंद और तेज बयानात आते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं डैमेज कंट्रोल भी हो रहा है। चौधरी निसार अली खान कहते हैं इदारों के दरमियान महाजराई नहीं होनी चाहिए, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बड़ी मुखालफत की है उन्होंने एहतसाब के अमल में फौज और अदलिया को शामिल करने से मुतालिक। तो क्या ये नून लीग कंफ्यूजन का शिकार है, या फिर अब जो टकराव या तसादम की सियासत है यही आपको फायदा देगी इलेक्शन ईयर में? देखिए, गुजारिश है जी कि जिस फैसले पे मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, उस फैसले पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हैं और आइंदा भी मौजूद रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माजी में भी कुछ ऐसे फ़ैसले हैं, ये सिर्फ पहला फ़ैसला नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी वाला फ़ैसला, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस और ऐसे केसेस हैं जिन पे आज सुप्रीम कोर्ट ख़ुद भी बात करने से कतराती है। तो ये उस फैसले के हवाले से तो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात, और मैंने आपको बताया कि उसके लिए हमने किया क्या, अमल दरामद 100% किया, लेकिन अपना जो लीगल रेमेडी थी वो हमने इख्तियार की। उसके अलावा ना तो हमारा सुप्रीम कोर्ट से कोई टकराव है, ना हमारा फ़ौज से कोई टकराव है। और मेरी गुजारिश है जो सुन रहे हैं उनसे भी और आपसे भी कि अब ये प्रोग्राम को मुझे नहीं समझ आती कि इतने बहुत सारे अच्छे मौज़ूआत होते हैं, लेकिन इस एक मौजू के ऊपर क्यों बार बार इसको दोहराया जा रहा है, नए नए इस पर बयान आ रहे हैं। मैं अभी एयर मार्शल साहब की बात सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि जैसे दो टीमों के दरमियान जो दो एक तरह से दुश्मन मुल्क हैं, उनकी टीमों के दरमियान कोई मैच हो रहा है, एक पीछे हट रहा है, दूसरा नहीं पीछे हटा। भाई पीछे हटा तो क्यों हटा, वो पीछे बिल्कुल नहीं हटा, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे ऐसे कोई तासुर देने से, ऐसी फ़िज़ा बनाने से कोई इस मुल्क का हम कोई फ़ायदा करेंगे, इस निज़ाम का फ़ायदा करेंगे। मैंने आपको बताया है कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नाक की सीध में अपने जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तकमील के लिए काम कर रही है। और जो जनाब मुशर्रफ के दौर में बिजली वाले मामले को देखें, आज आप देखें उस वक्त कितनी बिजली बनी, पीपल्स पार्टी ने कितनी बनाई। आए हमसे इस पर बहस करें, हमसे रिपोर्ट लें, हमारी दूसरी सियासी जमातें हैं वो हमसे रिपोर्ट लें, अपोजिशन हमसे पूछे, आप जैसे फोरम यहाँ पे हमसे टॉक शोज़ में पूछें, हम आपको बताएं कि हमने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, आगे हमने क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि मौज़ूआत ये होने चाहिए। अब ये कोई मौजू बहुत फ़ायदेमंद मौजू नहीं है कि हर वक्त हम इसी बात को पीटते रहें जी, इदारों में टकराव पैदा हो गया। चौधरी साहब, मईशत के मामले पर ही तो सारा मामला ख़राब हुआ है ना। मईशत पर ही तो सवालात पूछे गए गवर्नमेंट से। मईशत अगर अच्छी होती तो शायद फौज आपसे सवालात ना करती, मईशत अच्छी होती तो अपोजिशन की दीगर जमातें आपसे सवालात ना करती। सारा मामला मईशत से ही तो खराब हुआ, खराब इकॉनमी से ही तो शुरू हुआ है। मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमसे सवाल आप करेंगे, आप करें, मीडिया करे, अपोजिशन करे, हम उसका जवाब देंगे। और मैंने देखा है कि हमारे टॉक शोज़ में हर रोज़ नई नई वो क्या कहना चाहिए फ़िगर्स मईशत के हवाले से दी जाती हैं। अब मैं हमारे मुआशियात नहीं हूँ, मैं बड़ी एक हद तक मईशत पर गुफ्तगू करता हूँ और उसके बाद मैं कह देता हूँ कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसके ऊपर जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो आके बात करें, करते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि हर फर्द हमारा, यानी दे आर मास्टर्स ऑफ ऑल गेम्स, वो मईशत पे भी बात करेंगे, वो हर चीज़ पे बात करेंगे। भाई मईशत के ऊपर बात ज़रूर करे अपोजिशन, और हम उसका जवाब देंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी देंगे, आपके टॉक शोज़ हैं उसमें भी देंगे। पाकिस्तान में एयर मार्शल साहब ने कहा जितनी बैनुल-अक़वामी इदारे जो मईशत के हवाले से पाकिस्तान से लेन देन करते हैं या मईशत के हवाले से सर्वे करते हैं, आप उनकी पिछली कोई रिपोर्टें निकाल के देख लें साल डेढ़ साल की, क्या उसमें पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने एक बेहतर, मजबूत और तरक्की करती मईशत कहा है या नहीं कहा है। हम तो ज़ाहिर है आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएंगे तो अपोजिशन ने कहना है ये तो कुछ भी नहीं है, उनका तो सौदा इसी तरह चलना है ना। वो हमारी हक में हक तो हमें हाँ तो मिला नहीं सकते। वो हमारे वो मनसूबे जो पाकिस्तान में आज इनकलाब की हैसियत रखते हैं, सी पैक जैसे मनसूबे, उनको वो जनाब उनको वो रगड़ा लगाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। KPK के चीफ मिनिस्टर साहब ने तो हमारे जो चीनी यहाँ पे सफ़ीर हैं उनके हवाले से वो बयान दे दिया जो मेरा ख्याल है किसी भी दोस्त मुल्क तो दूर की बात है, दूसरे सफ़ीरों के बारे में भी इस तरह की जो ज़बान है या इस तरह की बात नहीं की जाती जो नॉन डिप्लोमेटिक हो।
लेकिन इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने तो करनी है, वो पता है हमें, लेकिन जो इंडिपेंडेंट फोरम्स हैं क्या वो हमारी मीशत को एक बेहतर मीशत करार नहीं दे रहे? बिल्कुल करार दे रहे हैं। और बाकी ये कि जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी परफॉर्मेंस का, मैं तो सब दोस्तों को ये कहूँगा कि जो अब तो सिंध में और हुकूमत है, KPK में और है, कि ये फैसला 2018 के इलेक्शन का परफॉर्मेंस के ऊपर होना है। ये ना धरनों पे होना है, ना गालम गलोच से होना है, ना इल्ज़ाम तराशियों से होना है। और वहाँ पे आप देखेंगे जिस पार्टी ने परफॉर्म किया होगा लोग उसके साथ चलेंगे। यही जमहूरियत है और इसी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। खान साहब, जितनी भले खान साहब नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर लें एहतसाब के अमल में रुकावटें डालने से मुतालिक, लेकिन बात एक ही मामले पर आकर रुकती है, एक ही तनकीद पर आकर रुकती है, जो कि तमाम जमातें PTI पर भी कर रही हैं कि आपने एहतसाब के हवाले से बड़े दावे किए थे, बड़े वादे किए थे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन ने क्या किया? वो बंद हो गया। वहाँ पे आज अमीर मुकाम साहब ने पेशावर में जलसा करते हुए कहा, जब खान साहब इस्लामाबाद में बैठ के नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे थे तो अमीर मुकाम साहब ने पेशावर में बैठकर ये कहा, PTI को तनकीद का निशाना बनाया कि PTI ने सूबाई एहतसाब कमीशन को ताला डाल दिया है। तो फिर यहाँ पे दावे और वहाँ पे कारकर्दगी और। बिल्कुल, ये जो तनकीद अमीर मुकाम साहब ने की है तो उनका हक है, वो तनकीद कर सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का जो अमल है उस पर तो इमरान खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि उससे मुतमईन नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि मरकज़ में जो पाकिस्तान को लोगों ने लूटा था और जो लूटा है और जो लूट रहे हैं उनको खुली छुट्टी आप दे दें? और जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, क्या उनको इमरान खान ने जो है उनके हुक्म से वो घर गए? वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से घर गए। और क्या वो केस पाकिस्तान में बना था? वो केस पाकिस्तान से बाहर बना था, पाकिस्तान से बाहर की रिपोर्ट थी। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के बहुत से बड़े ममालिक के बहुत बड़े बड़े सरबराहान के बारे में रिपोर्ट थी जिनमें इखलाकी जरूरत थी, वो खुद कुर्सी से उतर गए। जिनमें इखलाकियात नहीं थी उनको अदालतों ने कुर्सी से उतार दिया। अब क्या ये इस पे कोई दो राय है? जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, और सिर्फ ये आर्मी चीफ नहीं, पिछले आर्मी चीफ के ज़माने से भी ये बात चल रही थी कि एक नेक्सस है टेररिज्म में और माशी दहशतगर्दी में, कि इनको जो फाइनेंस होती है, जो टेररिस्ट को जो फाइनेंसिंग होती है, उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपको अपनी मईशत बेहतर नहीं करनी पड़ेगी? जब आपकी मईशत अंदर से कमज़ोर है तो क्या आप लड़ सकते हैं बैरूनी और अंदरूनी जो है वो दुश्मनों से? लेकिन यहाँ पे माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया है। हमेशा जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो एक स्पेस देती है और वो मामला को ठंडा रखती है। आपको याद होगा जरदारी साहब की हुकूमत में भी तकरीबन इससे शायद बुरे हालात पैदा हो गए थे। जो आपका मेमोगेट का अफेयर हुआ था या जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था, कम से कम उन्होंने मामलात को इस नहज तक नहीं पहुंचाया था कि मुझे आप किसी भी उनके गवर्नमेंट इंटीरियर मिनिस्टर लेवल के बंदे का बयान बता दें जो डायरेक्ट अपनी फौज को जाके था। चलिए, वो मामला तो अली खान साहब डिस्कस हो गया है, वो मामला तो डिस्कस हो गया। लेकिन जो मैंने अमीर मुकाम साहब की बात की कि वो कहते हैं सूबाई एहतसाब कमीशन को PTI ने ताला लगाया हुआ है, अभी तक कन्विक्शन किसी किस्म की नहीं हो सकी आपके सूबाई एहतसाब कमीशन से, वो मामला कहाँ गया? और ये भी नून लीग तो यहाँ तक कहती है, कि वो जो 3 बंदों के नाम आपने नैब चेयरमैन के लिए तजवीज़ की थी उनमें से किसी एक को सूबाई एहतसाब कमीशन का सरबराह लगा दें। उसकी वो फिक्र ना करें। और वैसे एक चीज मैं बता दूं, जिन साहब की आप बात करें उनको जरा पीछे रिकॉर्ड जाके देख लें। 20 साल पहले उनके पास क्या था? एक मामूली ठेकेदार से आप अरबोंपति जब बनते हैं तो फिर जाहिर है कुछ आपको करना पड़ता है और कुछ देयर हैज टू बी सम वे। आप बताना चाहिए कौम को कि आप अरबोंपति जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या है। वजह उसकी है कि इलाके में जितने 10 नंबरी रहते हैं, जितने चोर अठाई गिरे रहते हैं, वो आपस में ठीक नहीं होते। लेकिन इलाके के थानेदार के खिलाफ उनका एक होता है कि अगर थानेदार डंडा लेके आ गया हम सबको जेल में डालेगा। इमरान खान की सूरत हाल इस थानेदार जैसी है। ये सारे आपस में बिल्कुल एक दूसरे से इनकी नहीं बनती। पीपल्स पार्टी नून लीग की कोई नहीं बनती। लेकिन ये मौलाना साहब और सारे इनके जो है छोटी और जमातें, चौधरी साहब वगैरह, इमरान खान के खिलाफ इसलिए एक है कि अगर ये बंदा आ गया इस्लामाबाद में और उसने भी नैब वगैरह को ठीक ठाक उसने बहाल कर दिया और यहाँ पे एहतसाब शुरू हो गया, बड़ों की दौड़ें लग जाएंगी यहाँ पे। एक तो ये चीज है। दूसरी ये चीज है कि इनको मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमती नुमाइंदों को कि आप हुकूमती वज़रा हैं, मुलजमान के साथ अदालतों में पेशियां भुगताने से बेहतर है कि आप अपनी वजारतों का हाल संभालें। उनके अपने बड़े बड़े वकला मौजूद हैं, उनसे लाखों रुपए करोड़ों रुपए ले रहे हैं। इस वजह से देखें आपकी सूरत हाल क्यों नीचे गई है कि पिछले 1.5 साल से आपकी तमाम वजारतें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से चल रही हैं। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। वो तो छोड़े,
वो तो छोड़े, हमारे जो किसी बंदे के खिलाफ उसमें भी सारे के सारे पहुंचे वहां पे बैठे। भाई आप उजरा हो, आप अपनी जाके अपने अदालतों में बैठे, अपना दफ्तरों में बैठे, आप अपनी वजारत चलाएं जिसकी आपको तनख्वाह मिलती है। यहाँ पे आगे सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं। हाँ, एक चीज बिल्कुल नहीं चूकते और वो है इमरान खान को खांसी भी आ जाए, इनको एक बयान जरूर आता है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात हो, जब वो तो खान साहब भी सबको टारगेट करते हैं तो वो जवाब में इस तरह से रिएक्शन तो वहां से आता है। ठीक है, मैं जरा बात को आगे बढ़ाऊंगा, शाहिद लतीफ साहब की तरफ जाऊंगा। शाहिद लतीफ साहब, इमरान खान साहब सड़कों पर आना चाहते हैं और एहतसाब अदालत में पेश आने वाले वाक़े को देखा जाए तो बज़ाहिर तासुर जो उभरता है कि नून लीग तसादम की तरफ जाना चाहती है। डीजी ISPR भी कहते हैं कि इदारों के दरमियान हम आहंगी होना चाहिए और वज़ीर दाखिला साहब भी कहते हैं कि इदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा होनी चाहिए। तो फिर इस सारी सूरत में हम आहंगी कहाँ से आएगी? मसला कहाँ है? मसला किस चीज़ का? ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है या फिर डोमेन का मसला है? देखिए, हम आहंगी पैदा करने के लिए आपकी जो एक्शंस हैं आपने उनसे भी तो जाहिर करना है ना कि हम आहंगी पैदा करने का हम जो है हम नियत रखते हैं। ये जो मैंने बयानात की बात की वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से, ये तारिक फजल साहब ने कहा कि जैसे ऐसे प्रोट्रेट किया जा रहा है कि जी 2 टीमों में मैच है, एक आगे और एक पीछे, ऐसा हरगिज नहीं है। इसको प्लीज आप गलत ना समझें। इकोनॉमी की बात अगर है तो हम सबका कंसर्न है, मुल्क के हर बंदे का कंसर्न है। और वो जो सेमिनार हुआ उसमें ताजर बरादरी थी, उनका डायरेक्ट ताल्लुक है इकोनॉमी से और वो वरीड है सिक्योरिटी के बारे में भी, इसीलिए उन्होंने इंटरप्ले ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमी की बात की ताकि वो भी समझ सकें। और वहां पे उस सेमिनार में इस मुल्क के कम से कम 3 टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट मौजूद थे। उन्होंने अपनी वहां पे तकरीर की और उन्होंने इदादो शुमार के साथ बात की। उनका झुकाव नहीं है, वो पॉलिटिशियंस नहीं है। जरा उनकी स्पीचेस को आप देखें कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो इकोनॉमी की जो पिक्चर पेश कर रहे हैं उसमें लोग जो हैं उनकी उसमें नजर आता है कि वो इस बारे में वरीड हैं, वो इस बारे में परेशान हैं कि मुल्क की इकोनॉमी वो नहीं है जिसका जिक्र किया जाता है। और ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बिलीव करते हैं, उनको भी एक तरफ आप रखें, पर हमारे मुल्क के जो माने हुए वो जो है हमारे इकोनॉमिस्ट, अगर वो उस जैसे सेमिनार में मुल्क की मईशत का ये नक्शा पेश करें जो कि हरगिज उसके मुताबिक नहीं है, जो बार बार हमें वजीर खारजा से सुनने को मिलता है। और फिर अब जो बात हो रही है उसमें बाकायदा खुल्लम खुल्ला आपको वार्न कर दिया गया है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट्स निकली हैं उसके अंदर आपको 30-31 बिलियन चाहिए और वो 30-31 बिलियन आपके पास नहीं है, जिसके तहत खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर वो आप फिर से IMF और इनको अप्रोच करेंगे कर्जे के लिए तो फिर उनकी शराइत बड़ी सख्त होंगी। वक्त चूंकि मुख्तसर है, मैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ जाऊंगा। तारिक फजल चौधरी साहब, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी गुज़िश्ता हफ्ते बात की। अब से कुछ देर कबल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स CV अपने हाथों में लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ये हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनके वज़रा टेक्नोक्रेट्स फोबिया का शिकार क्यों हो गए? ये अंदाज़े काफ़ी अफवाहें ये हमारी माशरे में थोड़ी ज़्यादा हैं। बाहर की दुनिया में भी ये चीज़ें होती हैं, स्पेकुलेशंस। ये कौन फैला रहा है? अफवाहें जो हैं ये ज़्यादा हैं, बस निकल आती हैं। ज़ाहिर है हर एक ने अपना अपना सौदा तो बेचना है ना, अपनी दुकान तो चलानी है। किसी एक ने अफवाह छोड़ी, वो आगे बढ़ती गई, वो आगे चलती गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की ना तो कोई गुंजाइश है, ना उसका कोई रास्ता पाकिस्तान के किसी निज़ाम में मौजूद है। और इस मुल्क में तरक्की, इस मुल्क में बेहतरी उसी वक्त आएगी जब ये इख्तियार आप लोगों के पास ही रहने देंगे, जो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है कि आप अपनी मर्ज़ी के लोगों को मुंतखब करें और उसके बाद देखें कि जो वो आपसे वादे करके वोट लेके आए, क्या उन्होंने वादों की तकमील की, उस समत में गए। जो बात मैंने अभी की कि 2018 का इलेक्शन आप देखेंगे कि वो सिर्फ इस बात के ऊपर होगा कि आपने क्या परफॉर्म किया। और यकीन करें जब यके बाद दीगरे, जब 2-3 मुतवातिर ये इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें भी ये पता होगा कि हमारा मंशूर क्या था, हमारे वादे क्या थे और हमने लोगों ने अगले इलेक्शन में हमारे साथ सलूक क्या किया। बिल्कुल, जो अगला इलेक्शन है वो चौधरी साहब कह रहे हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। अली खान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि पनामा फैक्टर बड़ा जो है ये प्ले करेगा 2018 के इलेक्शन में, लेकिन चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगा। मुख्तसरन जवाब आपका चाहिए मुझे। देखिए, इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ। पनामा का भी बहुत बड़ा रोल है और परफॉर्मेंस भी काउंट करेगी। मैं ये समझता हूँ कि इस पॉइंट पे मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के साथ एग्रीमेंट में हूँ कि फ्यूचर पाकिस्तान का डेमोक्रेसी में ही है। और ये बात भी ठीक है
कि परफॉर्मेंस जो है उसकी बुनियाद पर लोग लाजमन वोट डालेंगे, लेकिन इस चीज़ पे भी वो लोग ज़रूर डालेंगे कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और उनका एहतसाब हुआ है, तो क्या उन लोगों को दोबारा मौका दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस तरीके से यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम, उसमें एक केस चला और एक बहुत बड़ी शख्सियत बाहर हुई और उसके बाद वो हुकूमत आज भी चल रही है, तो यहाँ पे उस बात का भी खात्मा हुआ जो ये लोग कहते थे साजिश है, हुकूमत आज भी नून लीग की है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इस सिस्टम ने एक बहुत बड़ा शौक अपने आप में एब्जॉर्ब किया है और सिस्टम फिर भी आगे चल रहा है, बावजूद इसके कि नून लीग के कुछ लोगों की, शायद सबकी नहीं लेकिन कुछ लोगों की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इन पे ये कोई खुदकुश हमला करें सिस्टम पे और सिस्टम रोल बैक हो ताकि बन के जाएं। लेकिन बिल्कुल 2-3 इलेक्शंस अगर हो जाएं तो बहुत सी सफाई हो जाएगी सिस्टम में। जी शाहिद लतीफ साहब, आपके नजदीक कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा 2018 के इलेक्शन में, करप्शन, स्कैंडल्स, पनामा केस या फिर परफॉर्मेंस? देखें, परफॉर्मेंस ही असल फैक्टर होना चाहिए और जो मनफी बातें हैं जिसके अंदर ही बिल्कुल ये करप्शन, पनामा और इस तरह की चीजें हैं, ये भी लोगों को मद्देनजर रखना होगा। और ये जो बात हम कर रहे हैं कि लोगों ही को हक है अपनी क़यादत के चुनने का, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो बिल्कुल हकीकत है। मगर हमें भी तो ये देखना है कि हमने क्या इलेक्शन के निज़ाम में जो इस्लाहात की बात की थी, क्या उसके ऊपर हम उसके ऊपर पूरा उतरे? क्या वो इस्लाहात की तरफ हम चल रहे हैं? और अगर हम वो इस्लाहात नहीं करते, ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन इलेक्शन नहीं होते, तो फिर मुझे बताइए कि वो कैसे ये जो आला है कि जी लोगों ही को हक हासिल है, बशर्ते के वो नीट, क्लीन और ट्रांसपेरेंट हो। अभी पिछले इलेक्शन के तनाज़ात खत्म नहीं हुए और हम फिर अगले इलेक्शन में जाने लगे हैं। तो ये हुकूमत वक्त का फर्ज नहीं था कि वो जो इलेक्शन के बारे में आपने इस्लाहात करनी थी वो उसके मुताबिक आप करते? ये पीटीआई के अली मोहम्मद साहब बैठे हैं, ये बताएं कि इन्होंने जो सिफारिशात दी थी क्या वो सारी सिफारिशात बीच में शामिल कर ली गई हैं? तो असल जो सिफारिशात हैं जिन्होंने वाकई इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन का जो सिस्टम है उसके अंदर ऐसी तब्दीली लानी है जिससे साफ और शफाफ इलेक्शन हो सके, उनको बीच में शामिल नहीं किया गया। तो ये सारे वो मामलात हैं। ये हुकूमत को चाहिए कि अगर वो चाहती है कि लोग बाकायदा हम ये कह सकें कि हाँ डेमोक्रेसी आगे चल रही है, जो हम कहते हैं कि जी होने दें इलेक्शन, इससे डेमोक्रेसी बेहतर होती जाएगी, तो बेहतर करने के लिए कुछ स्टेप्स भी तो लेने हैं। और सबसे पहले इलेक्शन इस्लाहात थी, वो उसके बारे में बताएं कि क्या किया, वो नहीं हुई। तो अगले इलेक्शन का नतीजा क्या फिर मुख्तलिफ होगा? हम तो पहले को भुगत रहे हैं, आरओज इलेक्शन उसको सबने कह दिया, सारी पार्टी ने कह दिया, तो उसको खत्म करने के लिए क्या स्टेप्स लिए? ये पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट क्यों नहीं होती? इसी तरह मईशत पे डिबेट क्यों नहीं होती? मईशत जो है इनको कहा जाए, ये पीटीआई जैसी पार्टी का फर्ज बनता है कि इन्हें कहें कि आगे हमें मईशत का असल नक्शा बताएं, उस पर डिबेट करें। ये सड़कों पे आना, उसका एजेंडा भी तो बनाएं, मुल्क के फायदे के लिए वो एजेंडा होना चाहिए। मैं समझता हूं ये वो चीजें हैं। इसी तरह इलेक्शन के बारे में बात करें कि इस्लाहात हुई या नहीं हुई, अगले इलेक्शन का नतीजा क्या होगा और फिर बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, नताइज भुगतेंगे हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, खान साहब और तारिक फजल चौधरी साहब शो में वक्त देने के लिए। बिल्कुल 2018 के इलेक्शन में पनामा फैक्टर डोमिनेट करता है या फिर कारकर्दगी, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने का इख्तियार जो है सिर्फ और सिर्फ अवाम के पास होना चाहिए। आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।